तो आज अपन बात करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में। तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं? तो देखो मैं बताता हूँ। अणुसंख्यक गुणधर्म, है ना। तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म ऐसे, देखो इनमें पहली बात तो क्या आ रही है, अणु। इसका मतलब तो अणु हो गया, और इसका मतलब संख्या। मतलब ऐसे गुणधर्म जो अणु की संख्या पर निर्भर करे, मतलब जो संख्या पर निर्भर करे। संख्या पर क्या निर्भर करता है? मोल निर्भर करता है। अणु के मोल नंबर पर निर्भर करते हैं, है ना। उनके परमाणुओं की संख्या निर्भर करती है ना। कणों की संख्या निर्भर करती है, सांद्रता निर्भर करती है, आयतन निर्भर करता है ना। तो ये सब चीजें हैं जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, है ना। अब जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो विलेय की, जो विलेय हैं, है ना, उनके जो आवेश, आकार आदि पर निर्भर नहीं करते। आवेश एक फिक्स चार्ज है, आकार पर निर्भर नहीं करता, है ना। तो ये अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं ना। अणुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। अब देखो, अणुसंख्यक गुणधर्म में होता है, पहला है वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। क्या है? वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। देखो पहली बात, वाष्प दाब है जो अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, क्योंकि वाष्प दाब सिर्फ ताप पर निर्भर करता है। अपन कितना लिक्विड लेते हैं, और कितना बड़ा पात्र लेते हैं, इस पर कोई निर्भर नहीं करता। वाष्प दाब अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, लेकिन वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन है जो अणुसंख्यक गुणधर्म है। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन, है ना, इसे कहते हैं डेल्टा टी पी, बॉइलिंग वाला, है ना। और इसे कहते हैं आर एल बी पी, ये अपन पढ़ चुके हैं वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, है ना। तीसरा है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन इसे कहते हैं डेल्टा टी एफ। ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है ना। और ये है प्रसारण दाब, चौथा, है ना। इसे पाई से डिनोट करते हैं। तो देखो, क्वथनांक भी एक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, क्योंकि क्वथनांक है जैसे जल का क्वथनांक, जल 1 बूंद लो, चाहे 1 लीटर लो, 1000 लीटर लो, कितना भी लो, उसका 100 डिग्री है क्वथनांक। ऐसे ही हिमांक 0 डिग्री है जल का, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये दोनों हैं जो, ये तीनों ही वाष्प दाब, क्वथनांक और हिमांक, ये अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। लेकिन इनमें जो परिवर्तन आता है, सापेक्षिक परिवर्तन, इसमें सापेक्षिक अवनमन यानी कमी, वो अणुसंख्यक गुणधर्म है। इसमें वृद्धि, उन्नयन यानी वृद्धि, क्वथनांक में वृद्धि, वो अणुसंख्यक गुणधर्म है। और हिमांक में अवनमन, वो अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्वथनांक, हिमांक, वाष्प दाब, ये अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये द्रव है, उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करते, ये द्रव पर निर्भर करते हैं। एक द्रव के लिए फिक्स होता है, वाष्प दाब फिक्स होता है, क्वथनांक फिक्स होता है, हिमांक फिक्स होता है ना। ये सिर्फ ताप पर निर्भर करता है। तो अब अपन इन अणुसंख्यक गुणधर्म को पढ़ने से पहले अपन क्या करते हैं कि एक बार देखते हैं कि असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। अब देखो, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, देखो अणुसंख्यक गुणधर्म अपन ने पढ़ लिए, है ना। अब मैंने चारों अणुसंख्यक गुणधर्म बता दिए। अब बात करते हैं अपन असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म की। जो असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है? देखो अपन बात कर रहे हैं अणुसंख्यक गुणधर्म की, और ये निर्भर किस पे कर रहे हैं? संख्या पर। तो असामान्य का मतलब संख्या में कमी या वृद्धि, यही तो बात होती है। और संख्या किसकी होगी? उसके मोल हो सकते हैं, सांद्रता हो सकती है ना, उसका आयतन हो सकता है ना। सांद्रता और आयतन तो एक ही बात है, विपरीत है दोनों, है ना। तो
अब मतलब क्या होता है कि जैसे अपन कोई चीज लेते हैं, जैसे अपन ने ले लिए HCl की बात करें अपन, ये क्या है, एसिड है ना। तो एसिड को अपन अब तोड़ते हैं तो ये H प्लस प्लस Cl नेगेटिव में टूट गया। अपन को पता है ये इसी में टूटता है ना। ये तो इसका जो थ्योरेटिकल मास है, मतलब अगर ये टूट रहा है तो इसमें कणों की संख्या है जो इधर तो एक ही है, इधर दो नहीं हो गई क्या? इधर 1 मोल है तो इधर 2 मोल नहीं हो गया क्या? तो मतलब अगर ये टूट गया, मतलब कोई विद्युत अपघट्य है जो जल में मिलाने पर टूट जा रहा है, तो उसके मोल हैं जो बढ़ रहे हैं, अपन को पता है टूटने पर मोल बढ़ रहे हैं क्योंकि कणों की संख्या बढ़ रहे हैं। 1 मोल इसका हो गया, 1 मोल इसका हो गया, मोल बढ़ गया मतलब नंबर बढ़ गया, तो अणुसंख्या गुणधर्म में परिवर्तन तो आएगा ही, फिक्स है ना। तो अगर अपन कोई विलयन बना रहे हैं और विलयन ऐसा है जिसमें कोई विद्युत अपघट्य या फिर कोई ऐसा चीज मिला हुआ है जो जो विलयन में मिलने पर या तो उसका वियोजन हो जाए, क्या, या तो उसका क्या हो जाए, वियोजन, या संगुणन हो जाए, तो अणुसंख्या गुणधर्म है जो परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि ये निर्भरी संख्या पकड़ रहा है। अणुसंख्या गुणधर्म है, धर्म है, वो परिवर्तित हो जाएगा। अब अणुसंख्या गुणधर्म से ये संगुणन और वियोजन पर परिवर्तित हो जाता है, तो इसमें अपन को ये ध्यान रखना होगा कि अभी इसमें कोई भी रिएक्शन में संगुणन हो रहा है कि वियोजन हो रहा है, ये अपन को ध्यान रखना होगा, तभी तो अपन बता पाएंगे कि कितना परिवर्तन आया है ना। तो देखो, मैं चाहता तो ये इन सबको शुरू नहीं पढ़ा देता, लेकिन अपन को ये पढ़ना जरूरी है कि असामान्यता भी होती है। पहले अपन इसको पढ़ते, इसको पढ़ते, इसको पढ़ते, इसको पढ़ लेते, फिर अपन कहते कि इन सब में असामान्य गुण धर्म भी है, इन सब के आगे आई लगाओ, वन टॉप गुणांक, है ना, वो बाद में पढ़ाते हैं ना, तो वो आई को अपन पहले पढ़ेंगे ताकि अपन को दिक्कत ना आए। तो अब क्या होगा कि अब ये जो वियोजन और संगुणन हो रहा है, कोई भी विद्युत अपघट्य ऐसी चीज मिलाने पर वियोजन जो संगुणन हो रहा है, उसको उसको क्या, उसको मतलब उस वियोजन या संगुणन को की मात्रा को, यानी वियोजन और संगुणन की मात्रा को, जो मात्रा है इसको वॉन टॉप ने बताया, वॉन टॉप ने बताया। अब वॉन टॉप गुणांक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वॉन टॉप वैज्ञानिक ने इसके लिए एक गुणांक दिया जिसे वॉन टॉप गुणांक कहते हैं, है ना। अब वॉन टॉप गुणांक कहते हैं, ठीक है। अब वॉन टॉप गुणांक क्या होता है? जो वॉन टॉप गुणांक होता है, इसे अपन आई से निरूपित करते हैं। किससे? आई से। अब ये क्या होता है? ये सिर्फ कणों पर, संख्या पर निर्भर करता है। कैसे? कि वियोजन हो रहा है, तो वॉन टॉप गुणांक है वियोजन या संगुणन हो रहा है, वियोजन हुआ है या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या बटे वियोजन या संगुणन के से पहले, वियोजन या संगुणन से पहले कणों की संख्या, वियोजन या संगुणन से पहले कणों की संख्या। अब अपन को देखो, एक बात बताओ, कणों की संख्या है वही तो मोल होते हैं, कणों की संख्या है वही तो मोल होते हैं। n बराबर Na कणों की संख्या होती है वही तो मोल होते हैं, कणों की संख्या होती है वही तो मोल होते हैं। अब कणों की संख्या है जो मोल है,
तो अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? अब देखो एक बात बताओ, अपन ने देखा कि वियोजन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या, जैसे अपन ने मान लो इधर पानी है ना, ये पानी है ना, और इसमें अपन ने थोड़ा सा नमक मिला दिया, नमक क्या है? NaCl। अब NaCl क्या होगा? अपन ने देखा कि इधर मान लो अपन NaCl का भार कितना होता है? NaCl का भार कितना होता है? Na का होता है 23 और Cl का होता है 35, है ना, तो लगभग इतना हो गया। और मतलब मान लो अपन ने 35 10 ग्राम NaCl मिला दिया, तो अपन ने 10 ग्राम NaCl मिलाया, तो 10 ग्राम बटे कितना? 23, 5 और 3 8, और 3 2 5, इतने मोल आ गए इसके NaCl के, है ना, ये मोल आ गए। अब मोल से अपन कणों की संख्या निकाल लेते हैं, n बराबर Na, n बराबर Na, तो n इजिकल टू आ जाएगा n बाई Na, ये आ गया, ये कणों की संख्या आ गई यहाँ से, है ना। तो मतलब अपन जितना नमक मिला रहे हैं उसके कणों की संख्या अपन को पता है ना, कणों की संख्या पता है, और अपन को पता है कि अवोगाद्रो संख्या तो फिक्स होती है, तो कांस्टेंट है, तो जो कणों की संख्या है वो डायरेक्टली समानुपाती है नंबर ऑफ मोल के, है ना। कांस्टेंट वैल्यू को हटाएं तो नंबर ऑफ मोल के समानुपाती आ रही है ना। तो अपन को पता लग गया कि अगर अपन NaCl मिला रहे हैं तो अपन ने मान लो यहाँ पर इतने इतने मतलब कुछ NaCl के कण मिलाए हैं, तो यहाँ जाके वो टूट गए, एक तो Na प्लस में टूट गया और एक Cl नेगेटिव में टूट गया, तो यहाँ डबल हो गई कणों की संख्या अंदर, है ना। तो ये जो कणों की संख्या जो डबल हुई है, ये वियोजन ये वियोजन होने के पश्चात कणों की संख्या है, और जो अपन ने पहले n निकाली है वो क्या है? वो वियोजन या संगुणन से पहले कणों की संख्या है। तो जो वियोजन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या है उसे अपन डायरेक्टली लिखें तो वो n मोल है उसी चीज के, किसके? विलय के। अपन नमक के ही तो मिला रहे हैं, विलय के मोल हैं जो ऑब्जर्व हुए हैं। ये ऑब्जर्व्ड है, जो अपन ने बाद में जब अपन ने मिला दिया नमक, तब अपन को पता चला कि इतने इतने खड़े हैं इसमें, तो और अपन ने प्रैक्टिकली 10 ग्राम नमक लिया है, तो 10 ग्राम नमक में अपन ने कैलकुलेट करके, जो अपन ने कैलकुलेट थॉर्टिकली देखा है, अपन ने कैलकुलेट किया है, थॉर्टिकली किया है, वो कणों की संख्या है n, जो वियोजन से पहले है वो n, वो क्या है? n थॉर्टिकली है ना, ये n थॉर्टिकल है। अब अपन को पता है कि n ऑब्जर्व्ड बाद का है, n थॉर्टिकली पहले का है, तो अपन को पता है कि अगर इसको अपन लिखें तो मोल बराबर क्या होते हैं? भार बटे अणुभार। तो भार नमक का वेट जो अपन ने लिया था 10 ग्राम, है ना, और भार बटे अणुभार किसका? नमक का, mw तो फिक्स है, ऑब्जर्व्ड हो चाहे थर्टिकली हो, mw तो फिक्स है। तो ये चेंज किसे होगा? चेंज किस में होता है? हाँ, वो भार तो फिक्स है, वेट तो फिक्स है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट ही तो चेंज हो रहा है। मॉलिक्यूलर वेट चेंज कैसे होगा? मैंने पहले गलत बोल दिया, भार तो फिक्स है, अपन ने 10 ग्राम नमक लिया, वो पानी में जाके 20 ग्राम थोड़ी हो जाएगा, वो नमक तो रहेगा 10 ग्राम ही। तो वेट तो फिक्स है इसका, पर एम ही तो चेंज हो रहा है, कहाँ मोल चेंज हो रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट चेंज हो रहा है अगर वेट फिक्स है तो यहाँ MW ये क्या है? ऑब्जर्व्ड है ना, और यहाँ पर वेट बटे MW ये क्या है? थॉर्टिकली, है ना। तो अब देखो ये ऊपर का है, ये नीचे का है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएंगे, तो W बटे MW ऑब्जर्व्ड इनटू MW थॉर्टिकल बटे वेट। अब ये वेट से तो वेट चला गया, ये 1 गुना के तो निकाल रहा है अपन आई, तो आई यहाँ पर क्या आ रहा है? आई आ रहा है यहाँ पर M थॉर्टिकली बटे M ऑब्जर्व, और
या फिर लिखें तो n ऑब्जर्व्ड बटे n थ्योरेटिकली। ये आया है आई अपने, जो अपन ने फॉर्मूला निकाला है आई का। तो आई है जो, अब ये क्या है द्रव्यमान, इस ये तो अपन ने मोलर मास से निकाल लेंगे अपन, है ना। ये क्या है, मास है, क्या है ना, मास। तो आई को एक तरीके से निकाला जाए तो अपन एम थ्योरेटिकली बटे एम ऑब्जर्व करके निकाल सकते हैं आराम से, है ना, है ना। है ना। तो देखो आई का एक फॉर्मूला और होता है जो वॉन हॉफ ने दिया। आई बराबर होता है सामान्य अणु संख्यक गुणधर्म बटे सामान्य अणु संख्यक गुणधर्म। देखो सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, देखो अणुसंख्यक गुणधर्म अपन किससे निकाल रहे हैं, मूल से। तो n क्या है, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड है, वही तो असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म है। असामान्य क्या है, ऑब्जर्व्ड, जो अपन को प्राप्त हुआ है, और सामान्य क्या था, जो अपन ने थ्योरेटिकली देखा था, वो है थ्योरेटिकली। तो हकीकत में ये जो फॉर्मूला बनाया है आई बराबर असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म बटे सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, ये इसी से बनाया है, मोल से, है ना। तो अब अपन ने वॉन हॉफ गुणांक का फॉर्मूला निकाल लिया, अपन को पता लग गया कि वॉन हॉफ गुणांक कैसे निकालते हैं। आई बराबर एन ऑब्जर्व बटे एन थ्योरेटिकली या एम थ्योरेटिकली बटे एम ऑब्जर्व्ड, है ना। ये क्या है, मोलर मास, क्या है, मोलर मास। अब अपन को पता लग गया कि ये ऐसे निकाला जाता है। तो अगर अपन देखें, तो अगर अपन को पता चल जाए कि मोल में चेंज पता चल जाए कि मोल में चेंज कितना हुआ है, और मोल हमेशा रसमीकरण मृत्यु गुणांक को ही लेते हैं अपन एक रिएक्शन में। जैसे NaCl वाली रिएक्शन में Na प्लस प्लस Cl माइनस लें, तो यहाँ पर रसमीकरण मृत्यु गुणांक एक एक एक, तो इसका मोल एक, इसका मोल एक, इसका मोल एक। तो देखो क्रियाकारक के मोल एक, उत्पाद के मोल दो, तो रस। अब देखो उत्पाद के मोल दो, तो यहाँ पर आई क्या आएगा, आई ऑब्जर्व कितने हैं, एन ऑब्जर्व कितने हैं, दो बटे एन थ्योरेटिकली कितना है, एक। तो आई बराबर यहाँ पर कितना आ रहा है, दो, आगे आना दो, आई बराबर दो, है ना। तो अब इसके लिए अपन सब में आई बराबर दो लिखेंगे, है ना, इस रिएक्शन के लिए। तो अब अपन देखो ऐसे टाइप के हर रिएक्शन के लिए अपन आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि जो रिएक्शन है उसमें आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई मतलब एन, एन निकालना है अपन को, मोल ही तो निकालना है, मोल का अंतर, मोल का अंतर ही तो निकालना है। और ये अपन कोई रिएक्शन दे रखी है उसे तुरंत निकाल देंगे। अगर कोई रिएक्शन ना दे रखी हो तो उनके लिए अपन आई की वैल्यू, मतलब एक जर्नल रिएक्शंस के लिए आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये है ना। इसमें अब यहाँ पे आएगा, बताऊँ किसका कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आएगा वो साम्य 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 व्यवस्था। अब देखो साम्य व्यवस्था कैसे, मतलब है ना, मान लो कि कोई, ये तो मान लो अपन को पता है कि ये NaCl है, प्रबल विद्युत अपघट्ट है, प्रबल विद्युत अपघट्ट है, तो ये पूरा टूट गया, है ना, पूरा टूट रहा है तभी तो। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्ट होते हैं वो पूरा नहीं टूटते हैं। मैंने देखो प्रबलता के लिए क्या बताया था कि प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, प्रबल अम्ल। अब अपन को मोल निकालने हैं ना कि मोल कितने बन रहे हैं, तो देखो प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड है, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड है वो सारे के सारे
है ना, सारे के सारे प्रबल है ना, स्ट्रॉन्ग, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। प्रबल क्षार कौन कौन से हैं? प्रबल क्षार हैं अपने पहले वर्ग के, फर्स्ट, जितनी भी क्षार धातु हैं, क्षार धातु के हाइड्रोक्साइड, जैसे NaOH, KOH, LiOH, CSOH, ये सब प्रबल है। क्या है? प्रबल। और जो क्षार में क्षारीय मृदा धातु है उसमें अपन जैसे बैंगन है ना, तो BaOH का होल ट्वाइस, ये प्रबल माना जा सकता है ना, होता है, ये प्रबल होता है, लेकिन मेनली ये प्रबल होता है। ये भी होता है एक MgOH का होल ट्वाइस, इन दो को प्रबल मान लेते हैं, मेनली इसको लेते हैं ज्यादातर। अगर ये नहीं है तो इसको भी प्रबल मान सकते हैं अपन। तो ये सिर्फ प्रबल होते हैं। और जितने भी साल्ट होते हैं, जितने भी साल्ट यानी लवण होते हैं, और लवण क्या होती है? लवण मैंने बताया था कि लवण होते हैं अम्ल और क्षार की रिएक्शन से लवण बनता है। क्या बनता है? अम्ल और क्षार की रिएक्शन से। और साल्ट कैसा भी हो, देखो लवण कैसा भी हो, कैसा भी हो, प्रबल ही होता है। क्या होता है? प्रबल। और देखो कैसे, देखो मैंने इनऑर्गेनिक एसिड, देखो सारे इनऑर्गेनिक एसिड प्रबल है, लेकिन CH3COOH ये क्या है? एक ऑर्गेनिक एसिड है तो दुर्बल है ना। और एक अपन क्षार ले लेते हैं, कोई भी क्षार, जैसे अपन ने ले लिया NaOH, अब ये प्रबल है। अब इन दोनों के रिएक्शन कराते हैं तो जल को निकाल दो, ये निकाल दिया जल, जल निकाल के बन जाएगा CH3COONA। और देखो प्लस माइनस प्लस। अब जो ये कैसा लवण है? ये बना तो लवण है H2 निकालने से, है ना, H2O निकालने से बना लवण है। और लवण कैसा है? ये है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लवण। कैसा है? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का लवण है, का लवण है ना। मतलब वीक एसिड इसमें, तो मतलब लवण वीक होगा नहीं, ये सब ये प्रबल ही होता है, प्रबल होता है। मतलब ये पूर्णतः है, पूर्णतः टूटता है, ये पूर्णतः टूटता है जल में, है ना, विलायक में पूर्णतः टूटेगा। और जितने भी प्रबल चीज होते हैं वो विलायक में पूर्णतः टूटते हैं। अब प्रबल है वो पूर्णतः टूटेंगे, जैसे H2SO4 है, ये एक प्रबल अम्ल है ना। प्रबल अम्ल तो पूर्णतः कैसे टूटेगा? 2H प्लस प्लस SO4 माइनस। तो इसके लिए अपन अकाउंट ऑफ गुणांक का निकाल, पहले इसमें एक था, इसका मोल, इसका T बराबर 0 पर क्या है? इसके एक मोल लिए अपन ने, है ना, ये रिएक्शन है, इसमें T बराबर 0 पर एक मोल लिया है अपन ने, एक मोल लिए तो इधर 0 था, इधर 0 था, जब मतलब रिएक्शन हुई नहीं। अब इसको अपने पानी में घोल दिया, T समय पश्चात क्या होगा कि इसमें से ये टूटेगा। अब कितना टूटेगा? ये प्रबल है, अपन को पता लग गया देखते ही कि ये एक प्रबल एसिड है। प्रबल एसिड है तो पूरा टूटेगा, 1 - 1 होगा, पूरा टूटेगा, मतलब 0 बचेगा यहाँ पर। H2SO4 विलयक में 0 बचेगा, बन जाएगा क्या? 2H प्लस, बनेगा क्या? इसके, इसका कितना मोल बन रहा है? 2। और इसका कितना बन रहा है? HO4 - 2 का 1। तो इधर तो 0 बचा, इधर 2 और 1 बचा। अब कितने, इधर कितने हो गए? 3 मोल, इधर 3 मोल और इधर 1 मोल। अब रिएक्शन में देखो, रिएक्शन में अंतर क्या है? अपन ने N थॉर्टिकली क्या दिए थे कि N थॉर्टिकली और N ऑब्जर्व्ड। N ऑब्जर्व्ड क्या है? 3, हाँ, और थॉर्टिकली क्या है? 1। तो अब I यहाँ पर कितना आ गया? 3, 3/1 बराबर 3। तो ऐसे रिएक्शंस में आए अपन ने निकाल लिया। जैसे BaOH का होल ट्वाइस है, इसको अपन तोड़ेंगे तो Ba प्लस 2 प्लस OH माइनस 2, 2H माइनस, है ना, 2OH माइनस में टूटेगा। तो ये भी प्रबल है, प्रबल है तो इधर 1 और 2, और इधर पहले 1 था तो इधर 3, तो इधर भी I बराबर कितना आ जाएगा? 3/1 बराबर 3, है ना। लेकिन अगर अपन तोड़ें किसको? CH3COOH, तो ये क्या पूरा टूटेगा? ये किस में टूटेगा? CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस में। अब ये कैसा है? एक ऑर्गेनिक एसिड। कैसा है? ऑर्गेनिक एसिड। ये कैसा है? ऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो पूरे नहीं टूटते हैं। अब पूरा नहीं टूटेगा तो ये आधा टूटेगा। मान लो अपन ने इसका 1 मोल लिया T बराबर 0 पर, है ना, T बराबर 0 पर 1 मोल लिया, है ना, तो
इसके 0 मोल, है ना। अब क्या होगा, टी समय पर ये टूटेगा कितना, कुछ परसेंट टूटेगा, 1%, 2%। और सच बता दो ना, तो जो ऑर्गेनिक एसिड होता है ना, वो टूटते कितना है पता है, 0.01%, 0.2%, 1%, 2%, 3% ऐसे टूटते हैं ये। मतलब बहुत नगण्य मात्रा में, मतलब टूटते ही नहीं है, ये बहुत कम टूटता है, लगभग 0.015 के परसेंट टूटता है, मतलब टूटता ही नहीं है, बस हजारों में एक दो आयन टूटेंगे इसके H+। तो अब ये कितना टूटेगा, वन में से अब कुछ तो टूटेगा, ये कुछ बचेगा, तो 1 माइनस अल्फा टूटेगा ये। मतलब मान लो शुरू में इसके 1 मोल थे और बाद में जब टी समय पर इसके अल्फा है, अल्फा अल्फा मोल है, वो टूट गए, एक में से अल्फा है जो टूट गया। अब अल्फा इसका टूटा, अब टोटल कितना है इसका अल्फा, तो इसका कितना बनेगा अल्फा, और इसका भी अल्फा बनेगा। मान लो अगर एक एच, देखो 1000 लिए अपन ने शुरू में, 1000 CH3COO माइनस लिए, है ना, 1000 CH3, मान लो दो टूटे, है ना, तो 1000 माइनस 2 करेंगे। अब 2 CH3COOH टूटेंगे, तो उनमें से 2 ही CH3COO नेगेटिव बनेगा, मतलब यही तो बना यहाँ, और 2 ही H+ बनेंगे। अगर एक टूटता तो एक के से एक ये बनता, एक ये बनता। अगर 10 टूटते 1000 में से, तो 10 ही 10 माइनस करते 1000 में से, है ना, और इधर भी 10 बनते, इसके इधर भी 10 बनते। सही बात है ना, इतना अपन को समझ आ गया। तो मतलब यहाँ अल्फा का कॉन्सेप्ट आएगा, और ये अपन है ना उसमें पढ़ते हैं साम्य अवस्था वाले चैप्टर में, मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था। तो अब अपन को अल्फा वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो अब अपन अल्फा पे कॉन्सेप्ट करते हैं कि अब जो वीक एसिड होते हैं उनका वियोजन कैसे होता है, ठीक है। अब देखते हैं अपन, देखो वॉन्ट ऑफ गुणांक। अब वॉन्ट ऑफ गुणांक मैंने क्या बताया था कि वॉन्ट ऑफ गुणांक आई है। अगर इसमें क्या हो रहा है, मगर मान लो कोई भी वो केमिकल है, वो अगर वियोजित हो रहा है, मान लो वो अगर वियोजित हो रहा है, मतलब ए बी है जो टूट रहा है A+B में, मतलब मोल बढ़ रहे हैं, तो आई की वैल्यू है जो ग्रेटर देन 1 आएगी, फिक्स है। अभी अपन ने चेक किया था, है ना। अगर संगुणन हो रहा है, क्या हो रहा है, संगुणन संगुणन हो रहा है, संगुणन मतलब दो ए दो 2A मिलके नहीं बना रहे हैं एक ए, तो जो आई की वैल्यू है वो लेस देन 1 आएगी, ये अपन को पता है ना। और जो अब अगर विद्युत अनपघट्य है, विद्युत अनपघट्य है, मतलब जैसे ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज, चीनी कभी टूटती थोड़ी है, घुलती है बस, कुछ चीनी वीनी ऐसी चीजें, मतलब ए है वो बाद में भी ए ही रहेगा, तो इसके लिए आई बराबर एक ही होगा, ठीक है। तो ये अपन ने पता लगा लिया, है ना। अब अपन देखते हैं कि वियोजन का केस कैसे लेते हैं अपन। और देखो वियोजन का केस में अपन क्या लेते हैं कि मान लो केस 1 लेते हैं अपन, है ना। वियोजन हो रहा है अगर, है ना, देखो सॉलिड का तो मैंने बता ही दिया सिस्टम, अपन बस वीक की बात करेंगे, है ना। सॉलिड का तो सिस्टम क्लियर है अपने दिमाग में, सॉलिड तो पूर्णतः टूटेगा, है ना। तो अगर अपन वियोजन हो रहा है, जैसे मान लो कि ए है कोई कंपाउंड, अब वो टूट रहा है NB में, N टाइम B में टूट गया वो, है ना। तो अब इसके रश्मिकरण गुणांक देखते हैं, इसका 1 है, इसका N है, ठीक है। T बराबर 0 पर मान लो ये टूट, T बराबर 0 पर इसका 1 था, इसका 0 था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अब T समय पर ये टूटेगा, कितना, एक में से मान लो अल्फा टूट गया, है ना, तो इसका कितना बनेगा, इसका अब तुम कहोगे कि अल्फा बनेगा, लेकिन यहाँ तो n रसमीकरण मिति गुणांक है, तो n अल्फा बनेगा, क्या बनेगा, n अल्फा। ये याद रखने वाली बात है, क्यों बनेगा n अल्फा, क्योंकि देखो मैं यहाँ बताता हूँ कि मान लो अपने पास था
Br2 था, ठीक है। अब ये टूट रहा है 2Br माइनस में, ठीक है। यही वाला है ना सेम टू सेम, मान लो, है ना, यही वाला है ना सेम टू सेम। अब ये टूट गया, मान लो इसका 1 मोल लिया अपन ने, इसका समीकरण होगा 1 है, इसका 2 है ना। इसका 1 मोल लिया और इसका 0 था, t बराबर 0 पर। अब इसका अपन ने एक में से मान लो, 1 मोल में से मान लो अल्फा मोल गया, अल्फा मान लो, मतलब इसके 10 मोल लिए, है ना, मान लो 10 मोल लिए, तो 10 में से मान लो इसके 4 मोल टूट गए 10 में से, हाँ मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, है ना। 10 में से 4 मोल टूट गए, है ना। तो अब इसके 4 अणु टूट के क्या बनेगा, एक अणु टूटता तो 2 Br बनते, 2 अणु टूटते तो 4 Br बनते, 3 अणु टूटेंगे तो 6 Br, और 4 अणु टूटेंगे तो 8 Br बनेंगे। कितने, 8। अब इधर 8, तो देखो यहाँ 10 में से अल्फा जाएगा तो यहाँ 2 अल्फा बन रहा है, क्यों, क्योंकि रस्म मिति गुणा गुणा हो रहा है यहाँ पर। ऐसे समझ आ रहा है ना ये, हाँ। तो ऐसे अपन ने यहाँ n अल्फा को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब अपन ने देखा तो यहाँ पर देखते हैं कि जो थ्योरेटिकली क्या है, n थ्योरेटिकली क्या है 1, ठीक है, लेकिन n ऑब्जर्व्ड क्या है, ऑब्जर्व्ड कितने हैं, ये तो है और ये भी तो बच रहा है। t बराबर t समय पर ये भी है अपने पास रिएक्शन में और ये भी है, तो n ऑब्जर्व्ड क्या है, n अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, ये भी तो है, इसके भी तो कुछ मोल बचे हैं। अरे इसमें भी तो 4 गए तो 6 बचाना, इधर इधर 6 बचा और इसके 8 बन गए, तो टोटल कितने हैं, n ऑब्जर्व्ड यहाँ पर 6 और 4 14, शुरुआत में कितने थे 10, तो अंतर आ गया 14/10 का, ये हो गया इसका आई। ऐसे ही है ना, इसमें ये बचा, है ना, इसमें ये बचा, n ऑब्जर्व्ड क्या है, n अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, n अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा। अब देखो, अब अगर इसको अपन देखें कि n अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, ठीक है, इधर इस अल्फा को इधर लाएं, n अल्फा माइनस अल्फा प्लस 1, तो अगर अल्फा कॉमन ले n माइनस 1 प्लस 1, ठीक है ना। तो 1 को इसे ले आते हैं 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, ये आ गया n ऑब्जर्व्ड अपने पास, ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, है ना। अब अगर अपन यहाँ पर I की वैल्यू कैलकुलेट करें, यहाँ पर अपन I की वैल्यू कैलकुलेट करें तो I क्या है, n ऑब्जर्व्ड बटे n थ्योरेटिकल। n ऑब्जर्व्ड कितना है अपने पास, n ऑब्जर्व्ड है 1 प्लस 1 n माइनस 1 अल्फा बटे 1, तो I ऑब्जर्व्ड क्या है, 1 तो हट गया, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। अब देखो, अगर अपन प्रबल विद्युत अपघट्य लें तो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए अल्फा बराबर क्या होता है, 1 100% वियोजित होता है। अगर प्रबल विद्युत अपघट्य का केस लें तो उसके लिए अल्फा बराबर क्या होगा, 1। तो देखो अल्फा बराबर 1 रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो आई बराबर 1 प्लस n माइनस 1 1, तो आई बराबर 1 प्लस n माइनस 1, है ना। तो जो यहाँ पर आ रहा है ये से ये गया, आई बराबर आएंगे n के, n n क्या है यहाँ पर, n मोल नहीं है यहाँ पर, देखो फिर गलती नहीं करना, n ये है क्या, रस्यमीकरण गति गुणांक कि कितने बार वियोजित हो रहा है, कितनी बार वियोजित हो रहा है। तो अपन को पता है कि अगर वियोजन होगा, कोई भी चीज का वियोजन होगा तो उसमें n हमेशा ग्रेटर देन 2 होगा। यहाँ पर Br2 टूटेगा तो 2Br से तो कम में टूटेगा ही नहीं, है ना, 2Br से कम में थोड़ी ना टूटेगा, तो यहाँ पर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो I की वैल्यू प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए 2 से तो हमेशा ज्यादा होगी, 2 या 2 से ज्यादा। तो देखो HCl सबसे छोटा एसिड है, उसके लिए 2 होती है, क्यों, क्योंकि
H प्लस सी एल माइनस में टूटेगा, H प्लस प्लस सी एल माइनस, एक एक दो और एक तो दो बटा एक, दो बटा एक, है ना। तो सबके लिए अपन अलग 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 निकाल सकते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए देखो HCl H2SO4, है ना, NaCl, है ना, Na2SO4, ये लवण है Na2SO4, क्योंकि देखो Na तो इसमें NaOH का है, H2SO4 का HOSO4 माइनस है, AlCl3, है ना, ये सब प्रबल है। और एक K4 FeCN6, K4 FeCN6 क्या है? एक संकुल कंपाउंड है। क्या है? संकुल कंपाउंड। अब ये K4, ये देखो कंपाउंड है, तो ये K4 4 और एक FeCN6 5, इसका तो 5 हो जाएगा। इसमें कितने हैं? 3 और एक 4, तो इसका 4, इसका कितना है? 2 और एक 3, 3 2, 2 और एक 3, 1 2। ऐसे अपन उसके आयंस को भी गिन के कैलकुलेट कर सकते हैं, आयंस को, क्योंकि शुरुआत में तो सभी एक है, बाद में कितने बार टूटेगा? ये 2 बार, इसमें 2H, तो ये 3 बार। तो तुम मुझे इनका बता सकते हो? मैंने देखो बहुत बार बताया है। क्या? H3PO, 3H4PO, 3H2PO, इनके लिए वन टर्म गुणांक बता सकते हो? इनके लिए वन टर्म गुणांक बता सकते हो मेरे को? क्योंकि ये सब प्रबल एसिड है। अब इसमें कितने भागों में टूटेगा? देखो इधर इधर 3H है, इधर 4H है, इधर है। इनकी संरचना मैंने बताई थी कई बार, एक बार और बता देता हूँ। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, तुमको बताना है कि इसके लिए वन टर्म गुणांक कितना होगा, इसके लिए वन टर्म गुणांक कितना होगा, इसके लिए वन टर्म गुणांक कितना होगा, विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये क्योंकि इनके स्ट्रक्चर से इनमें H प्लस आयंस कितना, जो जितना H प्लस आयन देगा उतना ही उसका, ये एक H प्लस आयन दे रहा है तो एक और एक 2, वन टर्म गुणांक 2 दे रहा है तो 3, ये 2 बार टूट रहा है तो 2, ऐसे। तो इनका मुझे वन टर्म गुणांक निकाल के बताना है ना। अब देखो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए जो वियोजन हो रहा है उसमें वन टर्म गुणांक का फॉर्मूला ये है। क्या? 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, याद रखना है अपन को। दुर्बल वैद्युत अपघट्य है उसके लिए वन टर्म गुणांक का फॉर्मूला क्या आया था? I बराबर आया था 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। ये किसका है? वियोजन का। कि अगर कोई चीज टूटती है विलयन में तो, है ना, जहां अल्फा है, जो अल्फा है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है। ठीक है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी होते हैं, क्वेश्चंस करके अपन चेक कर सकते हैं, है ना। तो अब देखो संगुणन, अब संगुणन हो रहा है कोई चीज का। अगर देखो संगुणन होता है कोई चीज का, मतलब कोई है 2A कंपाउंड है वो बना दे 3A कंपाउंड है वो बना दे, ये A2 बनाएगा, ये A3 बना दिया, ये 4A कंपाउंड है वो बना दे A4, तो ये द्विलीकरण है, ये त्रिलकीकरण है, ये चतुष्लकीकरण, है ना। तो ये सारी रिएक्शंस होती है ना। तो इसमें देखो n बराबर कितना है? इसका भी 2 1 3 1 4 1, तो n बराबर देखो इसके लिए तो 2 है, इसके लिए 3 है, n बराबर इसके लिए 4 है ना। तो n
ए मिल के बना रहे हैं ए एन, ऐसे लिख सकते हैं अपन कोई रिएक्शन को, लिख सकते हैं आराम से। तो टी बराबर 0 पर एन होगा, इसका इसका 0 होगा, टी पर ये एन माइनस अल्फा, एन माइनस अल्फा, लेकिन कितना घटेगा, एन अल्फा, कितना, एन अल्फा, और ये बनने जाएगा ये बना देगा अल्फा, क्योंकि यहाँ पर इसका रस्सी निकल मित्र गुणांक हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ये बात याद रखना है जब भी अपन को अल्फा घटाना हो। तो अब देखो, अब यहाँ पर एन ऑब्जर्व्ड कितने आ रहे हैं, अल्फा, एन ऑब्जर्व्ड ये देखो ये है और ये है, दोनों है, एन माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा, तो ये कितना बनेगा, इसमें से अगर अपन एन को कॉमन ले ले 1 माइनस अल्फा, नहीं 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 ऐसे कॉमन के लेंगे अपन, इसको खोलते हैं, एन माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा, अब इसमें अल्फा वाले को इधर ले लेते हैं, एन प्लस अल्फा माइनस एन अल्फा, है ना, तो एन प्लस अल्फा कॉमन ले लिया, 1 माइनस एन, ये आ जाएगा एन ऑब्जर्व्ड, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन प्लस 1 माइनस एन अल्फा, अल्फा इधर ले आए, है ना। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को ये एन ऑब्जर्व्ड आ गया, और थॉरिटिकली क्या है एन, वो तो शुरुआत में कितने हैं, एन है शुरुआत में, कितने हैं, एन शुरुआत में, अपन को रिएक्शन से अपन को ध्यान रखनी होती है ना। तो आई बराबर क्या होगा, एन ऑब्जर्व्ड बटे एन थॉरिटिकली, और ये कितना हो जाएगा, एन माइनस, है ना, एन प्लस 1 माइनस एन अल्फा बटे यहाँ पर एन, है ना। अरे यार इस सर ने ऐसे नहीं कराया, ऐसे नहीं कराया, अपन ने ये गलत कर दिया, यहाँ से अपन इसको यहीं तक रखें, अपन इसको यहीं तक रखते हैं, है ना, और इसको ये लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एन माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा बटे एन, ठीक है। तो आई की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, अरे यार कैसे सॉल्व किया ही, अगर अपन देखें, अगर हम इन सब में n का भाग देते हैं, ये n का भाग सब में जाना है, तो अगर इसको अपन ऐसे करते हैं कि n बटे n माइनस n बटे अल्फा बटे n प्लस अल्फा बटे n, तो कोई दिक्कत है, ये बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, ये सब में एक बार भाग दे रहा है, अपन ने अलग अलग भाग दे दिया, कोई दिक्कत है, मेरे हिसाब से नहीं है। देखो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, 6 प्लस 8 प्लस 10 बटे 2 है ना, इसका आंसर कितना रहा, 6 और 8 कितना हो गया, 6 और 6 12 और 2 14 और 10 24, ये हो गया 24 बटा 2 कितना हो गया 12, ठीक है। अगर अपन इसे लिखो 6 प्लस 2 प्लस 8 बटे 2 प्लस 10 बटे 2, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, कितना हो गया 4 और 3 7, 7 5 12, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, बताओ। मैं तरीका बदलाया अपन ने, तो इसी को तो यहाँ क्या है, इसी को तो यहाँ क्या है, तो आई बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा 1 माइनस इससे एक कट जाएगा अल्फा प्लस अल्फा बटे एन, आ गया, आ गया, तो बढ़िया है, यही तो चाहिए अपन को, है ना। आई बराबर, अगर अपन इसे मल्टीप्लाई कर दें, अगर अपन देखें तो ये है 1 प्लस इसको इधर लिया है अल्फा बटे एन माइनस अल्फा, ठीक है। अगर अपन इसमें से अल्फा कॉमन लें तो आई बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1, और ये ले लिया अपने अल्फा कॉमन, अल्फा कॉमन ले लिया, तो ये अपने पास फॉर्मूला बन गया, बन गया। ये जो फॉर्मूला है ये संगुणन के लिए है ना। अब देखो प्रबल वैद्युत अपघट्य का संगुणन होगा तो अपन को क्या करना है, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए क्या करना है भाई,
प्रबल विद्युत अपघट्ट होता है, ना, जो प्रबल विद्युत अपघट्ट होता है उनके लिए अपन को क्या करना होता है? रुको मेरे को देखने दो। अब देखो संगुणन होता है ना, अपन ने देखा है कि संगुणन में आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आएगी, तो वो फिक्स है। क्यों? क्योंकि जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू यहाँ स्टार्ट हुई है n की वैल्यू 2 से, 2, 3, 4, मतलब अगर यहाँ पर अगर अपन कम से कम n की वैल्यू रखें 2, तो 1/2 -1 बराबर ये आ जाएगा -12, और अल्फा भी कुछ भी होगा, लेकिन होगा तो पॉजिटिव में, मान लो 0.01% है, होगा तो पॉजिटिव में, होगा तो पॉजिटिव में, तो जो सर्टेटिव वैल्यू आ रही है वो माइनस में आ रही है। जब ये वैल्यू माइनस में आ रही है टोटल, तो 1 में से माइनस कुछ भी जाएगा तो आएगी तो कम 1 से वैल्यू, तो अल्फा आई की वैल्यू है संगुणन में हमेशा हमेशा कम आती है। ठीक है, अब देखो, अब संगुणन करते हैं अपन, संगुणन करते हैं तो देखो, कोई जैसे अपन करते हैं कि 2CH3COOH, अब इसका होता है संगुणन जल में, है ना, तो क्या बन जाता है CH3COOH का होल ट्वाइस ये बन जाता है ना। जो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर पता है कैसी होती है, CH3C डबल बॉन्ड O और OH, है ना। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है, इधर डबल बॉन्ड O, है ना, इधर डबल बॉन्ड C और इधर OH, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, और ये CH3, ये इनकी स्ट्रक्चर होती है इसकी, है ना। अब इसमें देखो इधर 2 है, इधर 1 हो गया, n बराबर क्या है यहाँ पर 2, 2 है, 2 से तो कम होगा ही नहीं, है ना, 2 है। तो अब इसका पूर्ण, अगर यदि पूर्ण ध्रुवीकरण होता है ना, अगर कोई रिएक्शन है, अब इसमें आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखो ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, मतलब वीक एसिड है, तो इसका पूर्ण ध्रुवीकरण नहीं होता है हकीकत में। तो अगर कह दे क्वेश्चन में कि पूर्ण ध्रुवीकरण होता है, पूर्ण ध्रुवीकरण होता है किसमें? बेंजीन में। इसका पूर्ण ध्रुवीकरण जल में तो नहीं होता, लेकिन बेंजीन में होता है, क्योंकि बेंजीन समान समान को बोलता है, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और बेंजीन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो समान समान को ही बोलेगा। ठीक है, तो इसमें बेंजीन में पूर्ण ध्रुवीकरण होता है, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1, तो आई बराबर फॉर्मूला लगाओ अपना 1 प्लस 1 माइनस n बाई अल्फा, तो देखो 1 प्लस 1/2 माइनस 1, अल्फा कितना है 1, ये आ जाएगा -1/2, और ये इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला तो -1/2, इसको ये 1 ही हो जाएगा, और ये 1, तो ये आ जाएगा -1/2 माइनस में +1/2, तो आई की वैल्यू यहाँ पर आई है 1/2, 1 से कम आई ना, हाफ आई है आई की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, अब देखो आई की वैल्यू 1/2 आई है ना, तो मान लो इसका जो अब आई की वैल्यू 1/2 आ गई, तो जो आई एम, अब देख एम के हिसाब से तो एम थर्टिकली ऊपर आता है और एम ऑब्जर्व बाद में आता है, तो आई की वैल्यू कितनी है 1/2, एम थर्टिकली मान लो 10 था इसका, है ना, और बाद में एम ऑब्जर्व निकालें तो कितना हो जाएगा 20, कितना 20, और जो कि सही है, क्योंकि मान लो इसको देखो ये पहले इतना था, अपन ने एक एक कर लिया, अब ये बाद में संगुणन हो गया, संगुणन हो गया तो जुड़ गए, तो एम में जो बढ़ेगा, जुड़ गया तो बढ़ गया, और वियोजन होता है, तो वियोजन होता है तो एम टूट जाता है, कंपाउंड है जो टूट जाता है तो एम घट जाता है, तो इसलिए उल्टा होता है मोल का। अब देखो वियोजन होता है तो मोल तो बढ़ते हैं, लेकिन वो जो मास है, मोलिकुलर मास है, वो घट जाता है, लेकिन जो वियोजन है, वियोजन होता है, क्या होता है, वो संगुणन होता है, तो उसमें मोल तो घट जाते हैं, लेकिन द्रव्यमान है वो बढ़ जाता है, द्रव्यमान है वो बढ़ जाता है ना। तो क्वेश्चंस अपन करके देखते हैं। अब इसमें क्या करना है अपन को, क्वेश्चंस करके देखने हैं, है ना, क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन से बताता हूँ।
है ना। देखो ये क्वेश्चन है, कैल्शियम नाइट्रेट के सैद्धांतिक तथा परीक्षित मोलर द्रव्यमान क्रमशः 104 और ये 65.6 ग्राम इनवर्स है, इनके वियोजन की मात्रा अल्फा ज्ञात करो। तो देखो वियोजन के मतलब एम थर्टिकली बटे एम ऑब्जर्व, फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ, कितना आ रहा है 2.5, सीधी सी बात है। अब देखो कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaNO3 का होल ट्वाइस बटे Ca+2, और ये इसमें तो n बराबर 3 आ रहा है इसका, है ना। n बराबर 3 आ गया। रिएक्शन अपन को पता होनी चाहिए इनसे क्वेश्चंस की, ऐसे क्वेश्चन कैल्शियम नाइट्रेट का अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो नाइट्रेट क्या होता है, NO3 माइनस, और कैल्शियम क्या होता है Ca+2, तो इधर इसको तो 2 बार चल जाएगा, इधर ये -1 है तो इधर 1 आएगा, तो CaNO3-2, तो ये ऐसे टूट जाएगा, है ना। तो देखो अब देखो ये क्या है, सब क्या हो रहा है, वियोजन। तो वियोजन के लिए अल्फा का फॉर्मूला क्या है, I बराबर 1 + n-1 अल्फा। तो I की वैल्यू कितनी आई है अपने पास 2.5, मोलिकुलर वेट से अपने निकाल ली, मोल दे रखे होते तो मोल से निकाल लेते। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, n ऑब्जर्व्ड बटे n थर्टिकली, उल्टा होता है ना दोनों, मैंने बताया भी है क्यों होता है। तो ऐसे अपन कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सच में आते हैं, है ना। देखो Na2SO4 दे रखा है, ये क्या है, एक साल्ट है कि वियोजन की मात्रा अल्फा है, तो वोल्टास गुणांक क्या होगा। और देखो वियोजन की मात्रा इसने अल्फा दी है, कोई ये नहीं बोला है कि कितनी होती है, तो इसको रिएक्शन में देख रहे हैं, n बराबर 3 है, डायरेक्ट आई आ गया। अगर ये अल्फा बराबर 1 होता तो इधर आ जाता I बराबर 3 आ जाता ना, 1 रखते हैं इधर। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, अपन को इनको सबको ट्राई करना है, ठीक है। देखो ये सारे क्वेश्चन अपन को ट्राई करने हैं, सारे सीधे हैं, हाँ सारे सीधे हैं। अब देखो मैं RLVP बता देता हूँ, RLVP में पढ़ा चुका हूँ, RLVP है जो मैं पढ़ा चुका हूँ, पहले ही बता दिया मैंने कि जो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन होता है वो क्या होता है, मैंने पिछली बार ही बता दिया। अब देखो अभी वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन है, ये अणुसंख्या गुणधर्म है, ठीक है। तो देखो किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील ठोस मिलाते हैं तो वाष्पदाब है वो घट जाता है, ये अपन को पता है। अर्थात मतलब शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है जो ज्यादा होता है विलयन का वाष्पदाब से, ये मैंने बताया था कैसे होता है आराम से। मतलब P0 है वो हमेशा ज्यादा होता है PS से। वाष्पदाब में अवनमन क्या होता है, डेल्टा P बराबर P0 माइनस PS होता है ना। और वाष्पदाब में सापेक्ष अवनमन किसके सापेक्ष ले रहे हैं अपन, P0 के सापेक्ष, विलायक के सापेक्ष तो अवनमन देखना है, तो P0 माइनस PS अपन P0, ये सापेक्षिक अवनमन आ गया। अब राउल्ट के नियम देखो, राउल्ट का नियम ने क्या बताया कि राउल्ट का नियम ने क्या बताया था कि जो वाष्पदाब होता है वो समानुपाती होता है उसके मोल भिन्न के। तो जो राउल्ट के नियम से अपने ये वाला फॉर्मूला डिस्क्राइब किया था RLBP में, P0 माइनस PS अपन P0 बराबर होता है x सोल्यूट। अब देखो x सोल्यूट है वो क्या होती है, मोल भिन्न क्या होती है, खुद के मोल यानी n सोल्यूट, है ना, बटे टोटल मोल यानी n सोल्यूट प्लस n सॉल्वेंट। क्योंकि मैंने बताया था कि अपन जो जो अवाष्पशील ठोस मिलाते हैं वो बहुत कम मात्रा में मिलाते हैं, बहुत कम मात्रा में मिलाते हैं, तो एन सोल्यूट है जो इसके मुकाबले बहुत कम है, क्योंकि जल तो बहुत ज्यादा होता है, तो एन सोल्यूट बहुत कम है, तो अपन इसको नगण्य ले लेते हैं और लगभग बराबर में लेते हैं। तो एन इसको क्या लेते हैं, एन सोल्यूट बटे एन सॉल्वेंट कर लेते हैं डायरेक्ट, है ना। अब देखो एन सोल्यूट, अब इसको वेट में कन्वर्ट करेंगे अपन, है ना, एन सोल्यूट को वेट में करेंगे तो वेट ऑफ सोल्यूट बटे वेट ऑफ एम ऑफ सोल्यूट, ऐसे ही इसको करेंगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बटे एम ऑफ सॉल्वेंट, है ना, ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, है ना। नहीं इनका करने की जरूरत ही नहीं है, ये एम ऑब्जर्व बटे एन थर्टिकली, तो आई ऑफ सोल्यूट बटे एन सोल्यूट बटे एन सोल्यूट, ये तो सिंपल है, इसमें तो ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है। तो अपन को उसमें आप वो मोललता निकालते थे उसके लिए करने की जरूरत थी, इसमें तो करने की जरूरत ही नहीं है ये सब। हाँ ये सब ये तो पता ही है कि मोल भिन्न बराबर क्या होते हैं, खुद के मोल बटे टोटल मोल। अब इसमें बस यही है। अब देखो
यहाँ पर आई क्यों नहीं लगाया? यहाँ पर आई क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जो विलायक है वो थोड़ी ना चेंज हो रहा है। अपन बात तो विले के लिए कर रहे हैं ना, तो विले के एन सॉल्यूट बटे एन थॉर्टिकल, एन ऑब्जर्व बटे एन थॉर्टिकल, है ना। जो अब देखो वही है, वो वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया कि जो एन आई एन सॉल्यूट है यहाँ पर, जो ये नगण्य हो जाएगा, नगण्य होते ही ये नगण्य होते ही तो इसको छोड़ दिया बस। तो आई का यूज करना है। अब अपन को हमेशा पी नॉट माइनस पी एस अपन पी एस करने पर आई का यूज करना है हमेशा। बस ये है, और मैं बाद में पढ़ा दूंगा किसको। अब देखो ये इसके क्वेश्चंस हैं, ये हमें अपन को ट्राई करने हैं। अब मैं कथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन बाद में पढ़ाऊंगा।